दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल तक बात कर लिए थे। यानी सबसे पहले 1931 में जयपुर और बूंदी की प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। और जो पिछली क्लास में बात की थी 1936 में 1936 में जो बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। आज अपन बात करेंगे यानी 1938 में जो प्रजामंडलों की स्थापना होती है उनकी बात करेंगे। देखिए 1938 में यानी मेवाड़ की भी स्थापना होती है, बड़ा प्रजामंडल है। तो अपन कोशिश करेंगे तो मेवाड़ प्रजामंडल को अलग से या अगली क्लास में ही पढ़ लेंगे। 1938 में ज्यादातर प्रजामंडलों की स्थापना होती है, सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में होती है। देखिए अपन पहले भी कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दे दिया था। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना 1938 में ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो उनमें देखा जाए जैसे मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर और अपन पढ़ेंगे अलवर की स्थापना होती है। ठीक है, भरतपुर, अलवर, शाहपुरा, मेवाड़। ठीक है, देखिए इन जो प्रजामंडलों की बात होगी तो अपन आज कोशिश करेंगे ये जो 1938 में जो प्रजामंडलों की स्थापना होती है उन सभी की बात कर ले, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज एक एक करके। यानी सबसे पहले बात करते हैं यानी भरतपुर प्रजामंडल की। देखिए फिर इसके बाद में अपन अलवर प्रजामंडल कर लेंगे। तो अपन बात करते हैं या स्टार्ट करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल अपन अगली क्लास में करेंगे। तो भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। 1938 में ही करौली प्रजामंडल की भी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये जो देखिए भरतपुर की अपन बात करें तो 4 मार्च 1938 को इसकी स्थापना होती है। तो वही बात जैसे और जो प्रजामंडलों की अपन बात करते आए हैं, जो प्रजामंडल की स्थापना से पहले यहाँ पर क्या क्या होता है, जो क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या गतिविधियां होती है, उनकी थोड़ी बहुत अपन बात कर लेते हैं। देखिए भरतपुर में राजनीतिक जो चेतना के लिए जो यहाँ के जो राजा थे किशन सिंह थे। ठीक है, महाराजा किशन सिंह थे। 1918 से 1929 तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है महाराजा किशन सिंह का। ठीक है, 18 यानी 1918 से 1929 तक। देखिए उदार शासन का जो जिम्मेदार माना जाता है इनको माना जाता है। ज्यादातर अपन जगह यानी जो प्रजामंडलों की बात किए हैं, ज्यादातर रियासतों में बात किए हैं कि भाई राजा के खिलाफ विरोध किया जा रहा था जनता के द्वारा। ठीक है, किसी न किसी रूप में भाई राजा के खिलाफ यानी विरोध किया जा रहा था। भाई राजा अंग्रेजों का साथ देते थे। लेकिन भरतपुर में अगर इसका उल्टा होगा, भरतपुर में अपन बात करते हैं तो राजा किशन सिंह थे इस समय। और जो राजा किशन सिंह थे या महाराजा किशन सिंह थे, इनका जो उदार जो स्वभाव था ये ही जिम्मेदार था एक प्रकार से। ठीक है, भरतपुर में राजनीतिक चेतना के लिए महाराजा किशन सिंह का उदार शासन जिम्मेदार रहता है, जिम्मेदार था। ठीक है, इन्होंने यानी क्योंकि इन्होंने यानी गांवों में तथा नगरों में जो स्वायत्त शासित जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना तब कर दी थी। ठीक है, जो किशन सिंह थे इन्होंने गांवों में यानी स्वायत्त शासित जो संस्थाएं होती थी इनकी स्थापना तक कर दी थी। भाई ये खुद चाहते थे भाई जनता का शासन होना चाहिए, जनता को भी भागीदारी दी जानी चाहिए। हिंदी को जो राजभाषा की बात आती है, राजभाषा तक का दर्जा दे दिया था किशन सिंह ने। अजमेर यानी अलवर में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलवर और जो किशन सिंह जो अलवर और भरतपुर वाले जो राजा थे यानी जो कि यानी उधर जय सिंह पढ़ते हैं, तो जय सिंह ने भी काफी अच्छा कार्य किया था। तो उनसे अंग्रेज नाराज होते हैं और उनको हटाकर उनके जो रिश्तेदार थे, जो कोई सामंत का बेटा था तेज सिंह, उसको राजा बना देते हैं। वैसे ही जो भरतपुर में भी अपन बात करते हैं, भरतपुर में भी किशन सिंह इस प्रकार की जो गतिविधियां करता है, इस प्रकार की जो जनता के प्रति जो भावनाएं रखता है, जो इनसे अंग्रेज परेशान या नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से किशन सिंह को भी हटा दिया जाता है अपन अभी बात करते हैं। देखिए अखिल भारतीय हिंदी जो साहित्य जो सम्मेलन चल रहा था, यानी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का सम्मेलन तक इन्होंने जो किशन सिंह ने भरतपुर में करवा दिया था। ठीक है, 1927 में करवाया था। यानी 17वां जो सम्मेलन था अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो
आयोजन इस किशन सिंह ने भरतपुर में करवाया था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था इस सम्मेलन का गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा बड़े भाई व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं, खूब इतिहास लिखा है इन्होंने गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो 17वां जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन यानी भरतपुर में किशन सिंह ने करवा दिया था, 1927 में करवाया था। तो देखिए अंग्रेज इन जो इस प्रकार की जो गतिविधियों से इनसे चिढ़ने लग जाते हैं या नाराज रहने लग जाते हैं, भाई कुछ ना कुछ इनके खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग करने लग जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, आगे और बात करते हैं। देखिए जो सम्मेलन हुआ था 1927 में, इसमें मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था और रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए कितने बड़े जो लोग हैं, कितने जो बड़े व्यक्तित्व है इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो हिंदी के लिए यहाँ पर देखिए जो एक तो अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों के राज में और यहाँ पर हिंदी भाषा को यानी उच्चतर श्रेणी का जो दर्जा दिया जा रहा है, राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा है अंग्रेजों की नाक के नीचे, तो उनको तो नागवार गुजरेगी। तो ये देखिए, तो अंग्रेज तो चाहेंगे भाई अंग्रेजी को ही बढ़ावा मिले, लेकिन ये इस प्रकार से जो गतिविधियां कर रहे थे तो फिर अंग्रेज तो नाराज होने थे। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो नेता आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी आ रहे हैं, मदन मोहन मालवीय आ रहे हैं, जमनालाल बजाज जो सेठ लोग थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए जो महाराजा किशन सिंह थे, इन्होंने जो इनके संरक्षण में यहाँ पर ठाकुर देशराज सिंह की बात अपन कहीं ना कहीं कर चुके हैं। जब शेखावटी किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे थे तो ठाकुर देशराज सिंह भरतपुर से शेखावटी किसान आंदोलनों में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी जो पत्नी थी उत्तमा देवी का भी अपन नाम पढ़े थे, इनके बारे में भी जाने थे जब शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो जो ठाकुर देशराज सिंह ने और जो रेवती रमन शर्मा, ठीक है, रेवती रमन शर्मा, इनका भी थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। ठाकुर देशराज सिंह तो भाई भरतपुर से ही थे और रेवती रमन शर्मा का भी यहाँ पर थोड़ा सा नाम याद रख लेना। किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है जो रेवती रमन शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से, किस रियासत से रहा है, तो भरतपुर प्रजामंडल से, भरतपुर रियासत से रहा है। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन था। स्वामी दयानंद सरस्वती की अपन बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 में सबसे पहले करौली में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे पहले जो राजस्थान में यात्रा रहती है 1865 में करौली में रहती है और 1881 में उनकी जो राजस्थान की दूसरी यात्रा रहती है वो भरतपुर में रहती है। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन की पहले भी अपन बात कर चुके हैं। जो लोग यानी लगभग देखिए पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जो ज्वाइन कर लेते हैं या दूसरे धर्म यानी स्वीकार कर लेते हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में लाना यानी लाने के लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये जो शुद्धि आंदोलन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्य समाज द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ये जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को स्वीकार जो लोग कर लेते हैं उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना जो शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। तो रेवती रमन शर्मा और जो ठाकुर देशराज सिंह थे, ये जो लोग मिलकर जो किशन सिंह के संरक्षण में ये शुद्धि आंदोलन इधर भरतपुर साइड में भी चलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 15 सितंबर 1927 की बात है। किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लिया था। 15 सितंबर 1927 को किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लिया था। भाई यहाँ पर जो मैं भरतपुर में उत्तरदायी शासन को स्वीकार करता हूँ, यहाँ पर जनता का शासन रहेगा। और देखिए इस बात से अंग्रेज काफी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज गलत ले लेते हैं इस बात को कि किस प्रकार से भाई जनता को शासन दिया जाएगा, ये तो गलत बात है। उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जानी चाहिए होगी। तो ठीक है भाई, जब हम चाहेंगे तब जाकर कुछ आप डिसीजन ले सकते हो, हमें बिना पूछे किस प्रकार से ऐसा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो गतिविधियां थी, देखिए अब अंग्रेज जब नाराज होंगे किशन सिंह से तो फिर क्या करेंगे, अंग्रेज किशन सिंह को उठा देते हैं। ठीक है, किशन सिंह को यहां से हटाते हैं, राजा के पद से हटा देते हैं। और किशन सिंह का एक जो नाबालिग बेटा था ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है,
अब देखिए जो ब्रजेंद्र सिंह नाबालिग बेटा था, अब नाबालिग बेटे को यहाँ का प्रशासक बना देते एक प्रकार से भाई, जो दूसरा यानी किशन सिंह को उठाकर किशन सिंह की जगह पर राजगद्दी पर ब्रजेंद्र सिंह को बैठा दिया जाता है। ब्रजेंद्र सिंह नाबालिग है, ब्रजेंद्र सिंह नाबालिग है तो डिसीजन कौन लेगा? नाबालिग डिसीजन ले नहीं सकता। हालांकि आजकल के नाबालिग तो बड़े बड़े डिसीजन लेने लग गए हैं, ऐसे डिसीजन लेने लग गए हैं कि बड़े लोग भी चौंकते रह जाते हैं या चौंक जाते हैं उनके डिसीजन से, ठीक है। लेकिन उस समय में जो ये इनकी मान्यता थी कि भाई नाबालिग जो बंदा डिसीजन सही नहीं ले पाएगा, तो ब्रजेंद्र सिंह का जो फिर कोई संरक्षक किसे बनाया जाए? अब यही होता था, किसी भी कोई भी नाबालिग जो शासक बनता था उसका कोई ना कोई संरक्षक बनता था, जैसे अपन मेवाड़ में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई भाई अंग्रेज अधिकारी लगा दिया जाता था वहां पर। तो जो ब्रजेंद्र सिंह का भी जो संरक्षक बनाया जाता है, इसके साथ में डंकन मैकेंजी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, डंकन मैकेंजी को ब्रजेंद्र सिंह के साथ में एक प्रकार से संरक्षक जो नियुक्त किया जाता है, बट डंकन मैकेंजी यहाँ का जो इसका संरक्षक होगा, जो भी डिसीजन जो लेंगे या जो भी डिसीजन होंगे, जो भी फैसले लेंगे, डंकन मैकेंजी ब्रजेंद्र सिंह के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक प्रकार से दीवान बना दिया गया था डंकन मैकेंजी को भरतपुर का या ब्रजेंद्र सिंह का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राजा पहले कौन था? किशन सिंह था। किशन सिंह को उठाकर अंग्रेज ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ का जो राजा बना देते हैं एक प्रकार से, ठीक है, ये शासक घोषित कर देते हैं। इसका जो दीवान बनाया जाता है डंकन मैकेंजी को बनाया जाता है। अब देखिए जनता विरोध में आ जाती है कि किशन सिंह के पक्ष में, और जो अंग्रेजों को विरोध में आ जाती है कि किशन सिंह ही सही राजा था, किशन सिंह को आपको नहीं हटाया जाना चाहिए था। लेकिन भाई करे क्या, भाई जो अंग्रेज भी बड़ी शक्ति के रूप में थे उस समय। अब देखिए एक जो समिति बनती है हिंदी साहित्य समिति, इसकी स्थापना होती है 1912 में। देखिए कुछ जो समितियां, कुछ जो संगठन में मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना। देखिए हर एक संगठन और हर एक समिति जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन अपने को जो क्रम वाइज थोड़ा सा समझकर अपन चलेंगे तो थोड़ा सा सुटेबल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से भी। कहीं ना कहीं यानी कोई समिति वगैरह दे दी जाती है, कालक्रमानुसार दे दी जाए, या किसी रियासत का संबंध पूछ लिया जाए उस समिति से या उस संगठन से, तो फिर अपने को करना जरूरी होता है, या ऑप्शन देख के अपन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हर एक फैक्ट को अपन लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए बड़े बड़े पोथे भर जाएंगे, और बड़े बड़े जो नोट्स वगैरह जो बन जाएंगे, जो पोथे भर जाएंगे, तब अपना जो रिवीजन के टाइम में दिमाग वैसे ही चकराने लग जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए भाई ऐसे जो फैक्ट होते हैं उनको अवॉइड करने की, या थोड़ा सा माइंडली ध्यान रख लिया करो, हाँ भाई ये जो समिति थी जैसे यहाँ पर थी। हिंदी जो भाषा की अपन बात करते हैं, तो हिंदी भाषा वाला जो बेल्ट था उस समय में जो हिंदी भाषा के लिए प्रयास किए जा रहे थे, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो एरिया था, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो एरिया था, मथुरा साइड का जो लगता हुआ एरिया था, उस क्षेत्र में हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं उच्चतर स्तर पर देखा जा रहा था, ठीक है। तो यह भी आप हिंदी की बात आती है और ऑप्शन में जो एरिया आ जाता है अलवर भरतपुर वाला, तो आपको शायद वो ही करना चाहिए। हालांकि जो फैक्ट और भी साइड के होते हैं उनमें भी देख लेना चाहिए, हालांकि मैं जो फिक्स नहीं बता रहा भाई वो ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वेटेज उस एरिया को दिया जाएगा हिंदी के मामले में, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे हिंदी साहित्य समिति। 1912 में इसकी स्थापना होती है हिंदी साहित्य समिति की। देखिए जो संस्थापक होते हैं, जो समिति या संगठन में बताऊं, उनके संस्थापकों के नाम थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। अगर समिति ही या ध्यान रख रहे हो आप, तो उसका संस्थापक भी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन दे दे हिंदी साहित्य जो समिति थी उसका जो संस्थापक कौन रहा था, तो जगन्नाथ दास अधिकारी, इसका नाम ही अधिकारी था एक प्रकार से, यानी जो अधिकारी लगाता था नाम में जो आगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य समिति की स्थापना होती है 1912 में, 1912, ठीक है। इसके जो संस्थापक रहते हैं जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद जो शास्त्री, ठीक है। गंगा प्रसाद शास्त्री और जगन्नाथ दास अधिकारी इसके जो संस्थापक रहते हैं। जगन्नाथ दास अधिकारी का जो एक समाचार पत्र था वैभव, ठीक है। वैभव जो दिल्ली से प्रकाशित होता था 1920 से, यानी प्रकाशित या प्रकाशन इसका शुरू हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना। जो ये फैक्ट इनका जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन दे दे जो समाचार पत्र वैभव निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी प्रकाशित किया जाता था,
तो जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। 1920 से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो ये इसके साथ में अपने जो दूसरा फैक्ट जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो वैभव समाचार पत्र जगन्नाथ दास अधिकारी का जो समाचार पत्र था 1920 से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था या दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक है, बात आती है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। ठीक है, अब ये एक अलग ही संगठन है जो संघ है भरतपुर राज्य प्रजा संघ। इसकी स्थापना होती है 1928 में। ठीक है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ इसकी स्थापना होती है 1928 में। इस जो संगठन का नाम लिखने में 1928 में इसकी स्थापना होती है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। 1928 में इसकी स्थापना होती है। देखिए, स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए आपको। गोपीलाल यादव इसके जो अध्यक्ष रहते हैं और ठाकुर देशराज सिंह इसके सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना होती है 1928 में और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं गोपीलाल यादव। ठीक है, गोपीलाल जी इसके अध्यक्ष रहते हैं और इसके जो सचिव बनाए जाते हैं ठाकुर देशराज सिंह बनाए जाते हैं। ठाकुर देशराज सिंह की जो बातें अपन पहले से करते आ रहे हैं, आज भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, तो नाम लिखने में थोड़ी सी आपको सहूलियत रहेगी, ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। तो सचिव ठाकुर देशराज सिंह और अध्यक्ष गोपीलाल जी यादव रहते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इस संस्था ने जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद अपन बात पहले कर चुके हैं 1928 में जिसकी स्थापना हुई थी, यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है। उसके अगले ही साल यानी 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन, ये जो लोग मिलकर, जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ वाले जो लोग मिलकर भरतपुर में करवाने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन? ठाकुर देशराज सिंह और जो गोपीलाल जी यादव, तो ये लोग जो और इनके साथ वाले जो लोग थे, इन्होंने मिलकर कि सोचा कि या प्लानिंग बनाया या प्लानिंग की कि अपन राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन क्यों न भरतपुर में करवा ले। अब देखिए, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन भरतपुर में करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो भाई बड़ा करने जा रहे हो। ठीक है, अंग्रेजों की नाक के नीचे या अंग्रेजों की नजरों के नीचे इस प्रकार के जो अधिवेशन आप करवा रहे हो तो वो तो भाई गलत होगा, उनके लिए तो गलत होगा, अपन के यानी अपने लिए तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो शक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी जो पावर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अपने जो विपक्षी लोग हैं उनको तो ये बात चुभेगी। ठीक है, आगे बात करें तो ठाकुर देशराज सिंह और गोपीलाल जी ये प्रयास कर रहे थे राजपूताना देशी यानी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन करवाने की। ठीक है, देखिए, जब ये यहाँ पर प्रयास करते हैं इसका अधिवेशन करवाने की तो ठाकुर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, डंकन मैकेंजी के द्वारा देशराज को या ठाकुर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दीवान कौन है यहाँ पर? डंकन मैकेंजी। डंकन मैकेंजी के द्वारा देशराज सिंह को या देशराज जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, भरतपुर कांग्रेस मंडल बनता है आगे, भरतपुर कांग्रेस मंडल बनता है 1937 में। ठीक है, 1937 में भरतपुर कांग्रेस मंडल बनता है। ठीक है, यहाँ पर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे फिर भाई एक और संगठन बना लेते हैं, अपना क्या जाता है। तो ये जो कांग्रेस वाले जो लोग थे जो मिलकर जो बातचीत करके एक और संगठन बना लेते हैं, भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 में 1937 में स्थापना कर लेते हैं भरतपुर कांग्रेस मंडल की। देखिए, ये जो भरतपुर कांग्रेस मंडल है जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेरणा से बना था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रेरणा से जो ये भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना हो पाती है। देखिए, नेहरू जी कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है, नेहरू जी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। तो देखिए, जो नेहरू जी थे यानी आगरा की तरफ जा रहे थे। ठीक है, भरतपुर स्टेशन पर ये रुकते हैं। भरतपुर स्टेशन पर जब नेहरू जी रुकते हैं आगरा जाते टाइम में, तो ये नेहरू जी से कुछ लोगों की मुलाकात होती है या नेहरू जी इन लोगों से मिलते हैं। इसके जो संस्थापक रहते हैं, जो
भरतपुर कांग्रेस जो मंडल के गोकुलचंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल रहते हैं। तो गोकुलचंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल से नेहरू जी की मुलाकात भरतपुर स्टेशन पर हो रही होती है। जब नेहरू जी आगरा की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन भरतपुर स्टेशन पर जब रुकते हैं तो गोकुलचंद वर्मा और जो गौरीशंकर मित्तल थे उनकी मुलाकात नेहरू जी से यहाँ पर हो जाती है। नेहरू जी कहते हैं यार आपको एक संगठन बनाना चाहिए भरतपुर कांग्रेस मंडल। तो फिर इन लोगों ने कहा भाई ये किस प्रकार से कैसे क्या बनेगा, इसका कौन क्या करेगा। तो भाई आप लोग अध्यक्ष वगैरह बनाना, जो समिति बनाना, जो संघ बनाना, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जो भी गतिविधियां हैं जो हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी दिशा देना इस जो संघ को। तो ये जो संघ की स्थापना होती है, एक तो देखिए मैं दो लोगों के नाम बताया हूँ, गोकुलचंद वर्मा, आप नाम लिख लेना, और जो गौरीशंकर मित्तल। गोकुलचंद वर्मा की बात करें तो गोकुलचंद वर्मा को भरतपुर में जन जागृति का भीष्म पिता कहते हैं। ठीक है, पितामह है या भीष्म पिता कह सकते हैं। जो गोकुलचंद वर्मा को भरतपुर में जन जागृति का भीष्म पिता माना गया है या माना जाता है। तो थोड़ा सा ये नोट डाल के साइड में बॉक्स बना के आप लिख लेना गोकुलचंद जी वर्मा के साइड में। ठीक है, शहर या भरतपुर भी कहते हैं गोकुलचंद वर्मा को। चलो मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है, गोकुलचंद वर्मा को भाई शहर या भरतपुर भी कहा जाता है, और भरतपुर में जन जागृति के भीष्म पिता या पितामह भी कहा जाता है गोकुलचंद वर्मा को। ये जो भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना करने वाले थे या संस्थापक रहे थे, गौरीशंकर मित्तल भी इनके साथ में थे। ये जो संगठन की स्थापना हो गई है। अब बात आती है प्रजामंडल की। प्रजामंडल की स्थापना होती है 4 मार्च 1938 को। ठीक है, अपन प्रजामंडल की यानी मैं वैसे डेट और सन तो स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन वापस अब बात करते हैं प्रॉपर यानी भरतपुर प्रजामंडल की। अब तक जो भी संगठन बनते आ रहे थे उनकी बातें कर रहे थे। जो प्रजामंडल की स्थापना से पहले क्या क्या गतिविधियां होती है, यहाँ के लोगों के द्वारा क्या क्या किया जाता है। ठीक है, 4 मार्च 1938। ठीक है, देखिए स्थापना का सन इंपॉर्टेंट होता है, सन थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अपन वैसे क्रम वाइज से यानी बात करते जा रहे हैं प्रजामंडल की। 1931, 34, 36 और आज 38 वालों की बात कर रहे हैं। हालांकि 38 वाले 2 दिन चलेंगे, मैं और अपन अलग से पढ़ पाएंगे। भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है रेवाड़ी में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी में। ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कि अपन पिछली क्लास में कौन से प्रजामंडल के लिए पढ़े थे कि उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो। कमेंट बॉक्स यूज करना भी आपका अधिकार है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। क्वेश्चन फिर बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, भरतपुर की हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर या कहां पर होती है, तो रेवाड़ी में होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए अपन आगे और बात करें, जो स्थापना जब होती है रेवाड़ी में तो कहां पर होती है या किस के घर पर होती है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर होती है रेवाड़ी में। जुगल किशोर चतुर्वेदी को एक प्रकार से अलग से उपाधि भी दी गई है। ठीक है, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करो देगा। देखिए जुगल किशोर जो चतुर्वेदी है, इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्वेश्चन बनता है राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर, इनका घर रेवाड़ी में था, तो इनके घर पर 1938 में यानी 4 मार्च 1938 को यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है। इसके जो संस्थापकों की अपन बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट नाम आता है किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव की अपन ऊपर भी बात कर चुके हैं, यानी पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे भरतपुर राज्य प्रजा संघ में। ठीक है,
तो गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और जो एक नाम आता है मास्टर फकीर चंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम तो ये है किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम भी लिख लेना आप इनके जो संस्थापकों में। तो किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर फकीर चंद। ठीक है, देखिए अब एक एक की मैं बात बताने की कोशिश करूं। जुगल किशोर चतुर्वेदी का, जैसे अपन बात करते हैं अरे बड़े बड़े जो लोग होगा, बड़े बड़े जो नाम है, वैसे जुगल किशोर चतुर्वेदी का जो नाम भरतपुर प्रजामंडल से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यानी जुगल किशोर चतुर्वेदी का पीछा मत छोड़ना भरतपुर प्रजामंडल में। ठीक है, जिनको राजस्थान के नेहरू के नाम से जाना जाता है। अब बात और आगे अपन करते हैं। देखिए किशनलाल जोशी की बात आती है, तो किशनलाल जोशी भाई अलग अलग बार जेल में गए थे। 2 बार तो इनका जो इंपॉर्टेंट नाम आता है जेल में जाते हैं, एक बार 13 माह के लिए जाते हैं, एक बार 4 माह के लिए जाते हैं। ये जो जेल के अंदर रहते हैं, शेखावटी आंदोलन के दौरान इनको 13 माह की जेल हुई थी। ठीक है, किशनलाल जोशी को। और नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था गांधी जी का, उस दौरान इनको 4 माह की जेल हुई थी। ठीक है, किशनलाल जोशी को। गोपीलाल यादव की बात करें तो ये प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, गोपीलाल यादव जो, देखिए गोकुलचंद लिख दिया था मैंने, तो गोपीलाल जो यादव थे ये प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। मास्टर आदित्येंद्र की जो बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, अदर जाकर साइड में जाकर अपन बात करेंगे। थोड़ा सा जो यानी अदर फैक्ट सामने अगर आपके आते हैं तो अच्छी बात है, आपको भी माइंड में रखना चाहिए ऐसी बातें। जो देखिए जो मास्टर आदित्येंद्र है, ये पहले कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के यानी अध्यक्ष भी रहे थे राजस्थान में। ठीक है, लेकिन एक बाद में कांग्रेस छोड़ देते हैं और जनता पार्टी में चले जाते हैं। आपको एक बात लगभग सबको पता होगी भाई, जो जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत, तो ये जो फैक्ट अपने को पढ़ना पड़ता है एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार में जो मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत बने थे। ठीक है, जनता पार्टी के बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। देखिए भैरों सिंह शेखावत और मास्टर आदित्येंद्र के बीच में मुख्यमंत्री को लेकर आपस में यानी बातचीत तो क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से चुनाव होता जनता पार्टी के अंदर। ठीक है, जैसे आज कोई कांग्रेस यानी जैसे देखिए एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एक कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई सा भी मान लो, जैसे बीजेपी में है, बीजेपी की सरकार बन जाती है और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए या मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चुनाव हो, तो 2 लोगों में अगर चुनाव हो तो एक लोग यानी एक व्यक्ति जीत जाए और एक व्यक्ति हार जाए। या कांग्रेस में मान लो, कांग्रेस अगर बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना यानी पार्टी के नाम पर यानी चुनाव जीत जाए और फिर उसको चेहरा सामने लाना हो, चेहरा सामने लाने के लिए या मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार घोषित करने के लिए उसको चुनाव करवाना पड़े, फिर भाई इस प्रकार से भाई ये जो चुनाव के द्वारा जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा घोषित किया जाए। तो वैसे ही जनता पार्टी में मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह शेखावत के बीच में यानी चुनाव होता है, एक प्रकार से जो मतदान होता है और भैरों सिंह शेखावत उसमें जीत जाते हैं, मास्टर आदित्येंद्र हार जाते हैं। अगर मास्टर आदित्येंद्र उस समय जीत जाते हैं तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री होते या प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते मास्टर आदित्येंद्र, वैसे अपन पढ़ते हैं भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। 1977 में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है राजस्थान में, उसके मुख्यमंत्री बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, मौका लग जाता तो मास्टर आदित्येंद्र बन जाते, हालांकि मास्टर आदित्येंद्र फिर भाई नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बार वापस समझाऊं मास्टर आदित्येंद्र की बात। मास्टर आदित्येंद्र जो राजस्थान में कांग्रेस से थे,
कांग्रेस के राजस्थान में अध्यक्ष भी रहते हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में चले जाते हैं। जनता पार्टी से भैरों सिंह शेखावत जो कांग्रेस यानी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान में। देखिए, भैरों सिंह शेखावत के समय में मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह शेखावत के बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होता है। 1977 में राजस्थान में गैर कांग्रेसी यानी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस जो मुख्यमंत्री के लिए जो मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह में चुनाव होते हैं, तो उसमें भैरों सिंह शेखावत जीतते हैं और मास्टर आदित्येंद्र हार जाते हैं। यदि भैरों सिंह शेखावत उस चुनाव में हार जाते और मास्टर आदित्येंद्र जीत जाते, तो अपने को पढ़ना पड़ता कि राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे तो मास्टर आदित्येंद्र बने थे, लेकिन मास्टर आदित्येंद्र हार जाते हैं और भैरों सिंह शेखावत जीत जाते हैं। तो अपने को अब पढ़ना पड़ता है कि राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत। तो ये और आपको ध्यान रखना चाहिए, 1977 में राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है, भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में, या भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब ये यहाँ तक बात हो गई है। ये देखिए, प्रजामंडल की स्थापना की बात थी, तो जो संस्थापकों में बात आ गई जो मास्टर आदित्येंद्र की, तो थोड़ी सी बात इनकी और भी कर लिए हैं अपन। तो थोड़ा सा देखिए जानना जरूरी भी होता है। अपन जो एक नाम को मास्टर आदित्येंद्र को यहाँ पर पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साथ में इसके जो और भी फैक्ट हैं वो अपने सामने आए हैं, तो अच्छी बात है। इससे अपने को कहीं ना कहीं माइंड में एक जगह बैठ जाएगा, एक कोने में जो भेजेगा, जो कोना होता है, जो माइंड का एक कोना होता है, वहां पर जो बात सेट हो जाएगी या अपने को सहूलियत रहेगी। वापस जब अपन रिवीजन करेंगे या साइड में एक छोटा सा ब्रैकेट डाल के ये जो भैरों सिंह शेखावत वाला जो भी हिंट है ये भी डाल लेते हैं, तो भी थोड़ा सा ठीक रहता है, ठीक है, आगे कभी रिवीजन के टाइम समझने में। अब बात आती है जो कुछ समय बाद या कालांतर में मास्टर फकीरचंद और जो ठाकुर देसराज सिंह प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं। देखिए, पहले से अपन बातें करते आ रहे हैं कि जो लोग हैं इनमें पहले भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती हैं। पहले भी अपने स्वार्थों के लिए, जो निजी स्वार्थ होते थे उनके लिए कुछ भी कर बैठते थे, और आज भी निजी स्वार्थों के लिए कोई भी संगठन हो, पार्टी हो, उसको नुकसान में देने के बजाय ये कुछ ठीक करने की कभी भी नहीं सोचते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, अपवाद हर कहीं पे होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी निजी स्वार्थों पर लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मास्टर फकीरचंद और यानी जो ठाकुर देसराज सिंह थे, कालांतर में प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अलग पार्टी बना लेते हैं, ठाकुर देसराज सिंह और मास्टर फकीरचंद, ठीक है। देखिए, मास्टर आदित्येंद्र की बात नहीं कर रहे, मास्टर फकीरचंद जो यहाँ पर मैं नाम लिख दिया, ठीक है। तो मास्टर आदित्य यानी मास्टर फकीरचंद और ठाकुर देसराज सिंह जो प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं, अलग होकर एक अलग ही पार्टी बना लेते हैं, जमींदार किसान सभा, ठीक है, जमींदार किसान सभा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जमींदार किसान सभा। तो मास्टर फकीरचंद और ठाकुर देसराज सिंह ने इसका गठन कर लिया था, या जो इसकी जो स्थापना कर ली थी। अब मास्टर इसके जो संस्थापक कौन रहेगा, तो अपन भाई ठाकुर देसराज सिंह और मास्टर फकीरचंद उधर प्रजामंडल से अलग होकर इसकी स्थापना करते थे, तो यही इसके संस्थापक रहते हैं। ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने राजाओं का साथ दिया था, ठीक है, राजाओं का साथ दिया था। पहले ये जो लोग थे, जो मास्टर फकीरचंद और जो ठाकुर देसराज सिंह, ये राजाओं का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर ये प्रजामंडल से अलग होकर फिर राजा का साथ देने लग गया था। जो ये जो लोग थे राजाओं का साथ देने लग गए थे, ठीक है। देखिए, राजाओं का साथ देने और विरोध करने से आप थोड़ा सा वापस यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किशन सिंह तो खुद ही चाहते थे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, लेकिन जो किशन सिंह को तो हटा दिया गया था और उनके जो बेटे ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ का जो प्रशासक घोषित कर दिया गया था, राजा घोषित कर दिया गया था। उसका जो विद्वान था मैकेंजी को बना दिया गया था, ब्रजेंद्र सिंह का। तो ये जो लोग थे, जो उस समय फिर बाद में जो राजा बना दिया गया था ब्रजेंद्र सिंह, तो फिर उनका तो भाई लोग विरोधी करेंगे ना, क्योंकि अब वो जो अंग्रेज उनकी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो डंकन मैकेंजी जो दीवान बन रखा था, तो जो फिर लोग इनका जो राजा को विरोध करने लग गए थे। और वापस अब ये जो मास्टर फकीरचंद और जो ठाकुर देसराज सिंह जो प्रजामंडल से अलग होकर जो ये जमींदार किसान सभा बना लेते हैं, इस संगठन के द्वारा वापस राजाओं का सहयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं, सरकार ने
प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, जो भरतपुर की जो सरकार थी इसने भाई क्या किया, आगे एक्शन क्या ले, तो भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अब अवैध घोषित कर दिया तो फिर अब आगे क्या करें, जो इसके खिलाफ, ठीक है, जो भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के खिलाफ 21 अप्रैल 1939 को 1931 को या 1931 में सत्याग्रह आंदोलन चलाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। ठीक है, देखिए 21 अप्रैल 1939 को इन लोगों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। इस जो सत्याग्रह आंदोलन में एक जो महिला का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, महिला का नाम भी आता है, महिला नेतृत्वकर्ता का नाम भी आता है त्रिवेणी देवी। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से त्रिवेणी देवी किस प्रजामंडल से संबंधित रही है, या त्रिवेणी देवी निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित रही है, तो ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित रही है त्रिवेणी देवी। तो ये भी यानी इस जो सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था त्रिवेणी देवी ने भी। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। अब आगे और बात करें अपन, देखिए राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था जो प्रजामंडल ने, ठीक है, 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 में, यानी 1940 में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल ने मनाया था। क्वेश्चन बन जाए, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था, तो भरतपुर प्रजामंडल ने मनाया था 27 सितंबर से 2 अगस्त तक, यानी 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940। ठीक है, तो राष्ट्रीय सप्ताह। अब देखिए थोड़ा सा नोट डाल के अगर आप लिखना चाहो तो, या कोशिश करना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए ये तो 1940 में राष्ट्रीय सप्ताह मनाते हैं, एक बार राष्ट्रीय सप्ताह मना लेते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हर वर्ष राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हर जो वर्ष मनाया जाता है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह। तो ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये जो एक बार मनाया था भरतपुर प्रजामंडल ने, लेकिन और जो देखा जाए हर वर्ष मनाया जाता है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइड में बॉक्स बना के लिख सकते हो आप। इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल तो पर तो भाई जो अवैध घोषित कर दिया गया प्रजामंडल को, तो अब आगे क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए प्रजामंडल वालों के द्वारा, तो इन्होंने प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवा लिया। ठीक है, 23 सितंबर 1940 को प्रजामंडल वालों ने प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवा दिया। ठीक है, प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवा लिया। ठीक है, 23 दिसंबर 1940 की बात है। 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल वालों ने प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया एक प्रकार से। अब आगे बात होती है, राजा ने केंद्र में सलाह के लिए एक सलाहकारी समिति गठित की। ठीक है, राजा ने केंद्र में जो सलाह के लिए, जो भी सलाह देने वाला है, जो भी अपने जो विचार रखना चाहे, जो विचार रखने के लिए या सलाह देने के लिए एक समिति गठित की राजा ने 1939 में, 1939 में। देखिए जो एक समिति की जो स्थापना की जाती है फिर व्रतजया प्रतिनिधि समिति। ठीक है, उन्नीस सौ 1942 में स्थापना की जाती है व्रतजया प्रतिनिधि समिति, 1942 में स्थापना की जाती है। इस समिति में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि 50 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से ठीक देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना कि ये जो 50 सदस्य इस समिति में फिक्स किए गए हैं,
तो इनमें से भाई चुनाव होने चाहिए, भाई चुनाव के माध्यम से जो भी है भाई, तो 37 तो इसमें निर्वाचित होते हैं, और जो 13 लोग जो थे वो मनोनीत किए जाते हैं राजा के द्वारा, ठीक है। ब्रजया प्रतिनिधि जो समिति बनाई गई थी 1942 में, इसमें 50 सदस्य लिए गए थे, 37 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो निर्वाचित जो होंगे वो तो जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। 13 जो सदस्य थे राजा के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। राजा ठीक है, समझने की कोशिश करना। 37 तो निर्वाचित होते हैं, 13 राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रजा परिषद को यहाँ पर अच्छी खासी सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। प्रजा परिषद को अच्छी खासी जो सीटें मिल जाती है यहाँ पर, भाई जो निर्वाचित होते हैं, भाई जो निर्वाचित हुए होंगे, जो 37 निर्वाचित हो गए हैं, तो देखिए जो जनता से जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित वालों का जो बोलबाला ज्यादा रहे तो अच्छा होता कहीं ना कहीं किसी भी संगठन में। देखिए जो मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत जिन जो करता है उनको, उसका जो वर्चस्व ज्यादा रहता है उनमें, तो ठीक है, या जो भी बातें मानी जाएगी तो मनोनीत करने वाले की मानी जाएगी। भाई निर्वाचित होकर आए हैं तो भाई जनता ने चुनाव किया है, जो वोट दिया है, ठीक है। तो जो यानी इसके जो प्रजा परिषद की बात आती है, तो प्रजा परिषद के जो नेता रहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी रहते हैं और मास्टर आदित्येंद्र रहते हैं, ठीक है। नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, और प्रजा परिषद के उपनेता रहते हैं मास्टर आदित्येंद्र रहते हैं, ठीक है। अब भाई जो राजा के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। राजा के तो 13 ही जो मनोनीत लोग थे, राजा के ऊपर जो दबाव ज्यादा आया, तो राजा ने उत्तरदायी शासन के लिए उसके पर दबाव आया राजा के ऊपर, भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। राजा ने एक सभा को बुलाया, ठीक है। राजा अब एक्शन लेता है। राजा 3 अक्टूबर 1947 को एक वहां पर मंदिर पड़ता है भरतपुर में, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। 3 अक्टूबर 1947 को लक्ष्मण मंदिर के पास या लक्ष्मण मंदिर प्रांगण में एक सभा बुलाते हैं 11 सदस्यों की, ठीक है, ठीक है। इस सभा में 11 सदस्यों की जो इस सभा बुलाते हैं राजा, संविधान निर्माण समिति का गठन किया जाता है। 11 सदस्यों की संविधान निर्माण समिति, आप लिख लेना। 3 अक्टूबर 1947 1947 को राजा के द्वारा लक्ष्मण मंदिर प्रांगण में 11 सदस्यों की संविधान निर्माण समिति का गठन करने की घोषणा की, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 जनप्रतिनिधियों को लोकप्रिय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 11 में से 4 सदस्यों को लोकप्रिय जो मंत्रिमंडल था इसमें शामिल किया गया। ये जो 4 जनता के मंत्री थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, जो जनता के मंत्री इन 37 में से थे, 4 मंत्री थे जो लोकप्रिय सदन में शामिल किया गया। एक जो नाम आता है मास्टर आदित्येंद्र का आता है, दूसरा जो नाम आता है गोपीलाल यादव का आता है, तीसरा जो नाम आता है ठाकुर देसराज सिंह का आता है, चौथा नाम आता है हरिदत्त शर्मा। एक नाम इधर लिख देता हूं, ठीक। ये जो 4 लोग थे, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, ठाकुर देसराज सिंह और एक नाम आता हरिदत्त शर्मा। देखिए ये जो बात है, ये प्रजा परिषद की तरफ से जो 2 लोग थे, मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल यादव, ये तो थे प्रजा परिषद की तरफ से। जमींदार किसान सभा की तरफ से ठाकुर देसराज सिंह, अपन बात कर चुके हैं पहले जमींदार किसान सभा की, तो इस जो संगठन की तरफ से आते हैं ठाकुर देसराज सिंह आते हैं। हिंदू महासभा की ओर से आते हैं हरिदत्त शर्मा, ठीक है, हिंदू महासभा की ओर से हरिदत्त शर्मा। तो इस प्रकार से 4 लोग लिए जाते हैं लोकप्रिय मंत्रिमंडल में। अब देखिए बात आगे और करते हैं। देखिए जो कथन, जो एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है किसका है? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया का एक जो कथन है। इसके बाद में जो ये लोकप्रिय मंत्रिमंडल में जो ये 4 लोग लिए जाते हैं, जो इस प्रकार की जो ये समितियां बनाई जाती हैं, इसके बाद में कि सामंती युग का अंत हुआ है, ठीक है, यानी सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का
राज होगा। ठीक है, सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा। तो इस प्रकार का जो कथन रहा था। पट्टाभी सीतारामैया, आपने नाम सुना हुआ हो, नाम तो सुना होगा पट्टाभी सीतारामैया का। तो ये आप लिख लेना, इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लिख लेना। कथन पूछा जा सकता है, ये जो कथन लिख दिया जाएगा, ये निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, अब बात और आगे करें। ये मंत्रिमंडल जो ये इनके द्वारा बनाया गया था, ये 4 लोग लिए थे, जो समिति वगैरह जो बनाई गई थी, जो संविधान निर्माण समिति, फिर लोकप्रिय जो मंत्रिमंडल 4 लोग लिए गए थे, ये जो मंत्रिमंडल है ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है आगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही होता है, आज भी अलग अलग जो समितियां बना दी जाती है, जो कमेटियां बना दी जाती है, अब वह तो कमेटी वाले जाने या कमेटी बनाने वाले जाने या जो ऊपर वाला जाने और कमेटी किस प्रकार से काम करती है। लेकिन कोई भी मुद्दा होता है उसको तुरंत दबाने के लिए बोल दिया जाता है कि ये कमेटी बना दी गई है, ये जांच करेगी और ये रिपोर्ट सौंपेगी, फिर इसके बाद में आगे भी एक्शन जो भी होगा वो लिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो कमेटियां बना दी जाती है, गठित कर दी जाती है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, भरतपुर में जो ये संगठन जो काम नहीं कर पाते हैं, ये लास्ट में जो संविधान सभा वाले, जो संविधान निर्माण समिति वाले जो संगठन थे, तब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू होते हैं तो फिर आगे क्या किया जाए। अब देखिए भाई, जो राजा ब्रजेंद्र सिंह था इस समय, तो ब्रजेंद्र सिंह ने खुद ने या स्वयं ने ही जो यहाँ का जो प्रशासन की जो बागडोर थी, जो कमान थी, तो भारत सरकार को सौंप दी थी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने से तो यहाँ पे पार पड़ नहीं रही है, अपने ही बस के बात है नहीं यहाँ पे। तो ब्रजेंद्र सिंह ने खुद ने ही भरतपुर का शासन भारत सरकार को सौंप दिया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे आगे चलता है, अपन वैसे एकीकरण पढ़ेंगे। कालांतर में भरतपुर का मत्स्य संघ में कालांतर में भरतपुर को मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो भरतपुर का जो प्रजामंडल पढ़े हैं अपन, थोड़ा सा एक फैक्ट में जुगल किशोर चतुर्वेदी की बताऊं तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का, इनको भी राजस्थान का नेहरू तो कहा जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले। इनका गांव था मथुरा के पास सौंक। ठीक है, इनका गांव था मथुरा के पास, कोई गांव पड़ता है सौंक गांव, तो यहाँ के थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लें, इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। 1-2 दिवस मनाए गए थे भरतपुर में, तो उनका भी थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। देखिए, एक जो बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था 1947 में, 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस 5 फरवरी 1947 को मनाया गया था। देखिए, यहाँ का जो लॉर्ड वेवेल, जो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल रहता है इस समय 1947 में गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड वेवेल। ठीक है, देखिए लॉर्ड जो वेवेल जो गवर्नर जनरल था, वो इधर भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार है, यहाँ पर सफारी के लिए आता है, भाई घूमने के लिए आता है। तो इसके साथ जो बीकानेर वाले जो महाराजा शार्दुल सिंह भी आते हैं, और इनके जो इनके आगमन में, जो इनके स्वागत के लिए, जो इनकी से आने से पहले जो भी व्यवस्था की जाएगी, तो उनके लिए भाई काम करने के लिए जनता की आवश्यकता पड़े, भाई लोग होने चाहिए, भाई दरी पट्टी वगैरह बछाना पड़े, जो टेंट वगैरह लगाना पड़े, ठीक, पानी वानी की टंकियां लानी पड़े, बर्फ लानी पड़े, तो जनता की आवश्यकता, तो जनता को बुलाया गया, यहाँ पे काम वाम करवाया गया, लेकिन उनको काम के बदले में पैसे नहीं दिए गए। तो भाई जो देखिए, इन जनता के द्वारा विरोध किया गया, हमारे से काम भी करवा लिया गया है, हमें बेगार भी नहीं दी जा रही है, तो यानी मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, तो भाई इनको मजदूरी नहीं दी गई। तो ये जो बेगार हो गए एक प्रकार से, तो बेगार के खिलाफ यहाँ का जो रमेश स्वामी नाम का जो बंदा था, ठीक है, रमेश स्वामी, तो भाई इनकी जो राजाओं की जो बस वगैरह थी, इनके वाहनों के, इनके साधनों के आगे लेट जाता है, जब तक हमें बेगार नहीं दी जाएगी, जब तक हमें मजदूरी नहीं दी जाएगी, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कुछ लोग तो हट जाते हैं और ये रमेश स्वामी नहीं हटता है। और भाई राजा की जो बसें वगैरह थी, वो जो ड्राइवर भी थोड़ा इसी प्रकार का हुआ, एटीट्यूड वाला वो बंदा, भाई राजा का आदमी हूँ मैं, तो अब वो रमेश स्वामी को कुचल देता है। तो रमेश स्वामी की हत्या हो गई थी, कर दी गई थी एक प्रकार से, या कुचला गया था उसको, रमेश स्वामी को। तो बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था 5 फरवरी 1947। ठीक, तो ये दिवस थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
एक इंडोनेशिया दिवस भी मनाया गया था भरतपुर जो रियासत में, तो इंडोनेशिया दिवस है 28 अक्टूबर 1945 को मनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर वालों ने इंडोनेशिया में कोई लड़ाई दंगे चल रहे थे तो इंडोनेशिया वालों को साथ दिया था, तो इंडोनेशिया दिवस भरतपुर में मनाया गया था। फिर वहां पर जो इन्होंने साथ दिया था तो वो जीत गए बताए थे, तो फिर इन्होंने यहाँ पर उसी में दिवस मनाया था, इंडोनेशिया दिवस 28 अक्टूबर 1945 को मनाया था। ठीक है। और एक और भाई आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जापान दिवस भी मनाया था इन्होंने। ठीक है। तो जापान दिवस 16-17 अगस्त 1945 को मनाया गया था, महाराजा के नेतृत्व में मनाया गया था। ठीक है। तो 16-17 अगस्त 1945 को जापान पर विजय प्राप्त कर लिए थे यह जो लोग थे, जो सरकारें थी, तो इसके जो उपलक्ष्य में जापान विजय दिवस मनाया गया था। ठीक है। तो कुछ प्रमुख दिवस हैं, पूछे जा सकते हैं कि भाई भरतपुर में कौन सा दिवस मनाया गया था, या जो दिवस का नाम देकर ये निम्नलिखित में से किस रियासत में मनाया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार के जो दिवस है मैं आपको मौखिक जो नाम है बता दिया हूँ। अब बात आती है अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल की ज्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे एक बड़े राजा हुए थे जय सिंह, उनके बारे में अपन पिछली क्लास में जो अपन राजवंश पढ़ रहे थे उस समय बात कर लिए थे। उनके बाद की अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो प्रजामंडल के समय की बात करेंगे। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है। स्थापना होती है 1938 को या 1938 में। देखिए जो प्रजामंडल का जो पंजीकरण किया जाता है प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से किया जाता है, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई जो शुद्धि पर। ठीक है। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से पंजीकरण किया जाता है अलवर प्रजामंडल का। देखिए संस्थापक रहते हैं इसके हरिनारायण, पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल शर्मा। इससे पहले देखिए थोड़ा सा मैं वापस आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अपन लगभग पूरी बात, जो पूरे फैक्ट थे पहले बात कर चुके हैं महाराजा जय सिंह के बारे में। उनका जो टाइम पीरियड रहा था 1903 से 1933 तक रहा था। हालांकि अपन प्रजामंडल की स्थापना की बात 1938 से कर रहे हैं, तो उनका तो कोई ज्यादा यहाँ पर औचित्य नहीं है, लेकिन वो एक उन्होंने किस प्रकार की जो यहाँ पर गतिविधियां की थी, जो किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की थी, हिंदी को जो राजभाषा वगैरह जो, ठीक है, यानी अंग्रेजों के प्रति जो अपना दृष्टिकोण भाई क्या था, किस प्रकार से जो अपनाया था, काफी समाज सुधार करवाए थे। जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं, जो भाई जो नुक्ता प्रथा को बंद करवा रहा था बंदा, तंबाकू वगैरह जो बंद करवा रहा था, ठीक है, और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर में था, उनके लिए वो किस प्रकार से आर्थिक सहायता देता है। ठीक है। 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें वो किस प्रकार से भाग लेता है। ठीक है। देखिए मृत्युभोज तंबाकू पर इस प्रकार की जो कुप्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, इन पर जो रोक लगाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो फिर भाई तिजारत जो दंगे हो गए तो 1933 में उनको भाई उनकी जो भूमिका संदिग्ध मान के या उनमें उनकी जो उनको लिप्त मानकर भाई जो इंग्लैंड भेज दिया गया था 2 वर्ष के लिए। फिर इंग्लैंड से बाद में वापस आता है, फिर वापस पेरिस भेज दिया जाता है। पेरिस में फिर मृत्यु हो जाती है 9 मई, यानी मृत्यु हुई थी 9 मई 1937 को उसकी मृत्यु हुई थी जय सिंह की। तो अपन इस प्रकार से जो बातें पहले कर लिए हैं। अंग्रेजों ने जय सिंह को उठाकर भाई, यानी अंग्रेजों ने जय सिंह को उठाकर यहाँ पर जो कोई सामंत का बेटा, अपन पहले बात कर चुके हैं भाई तेज सिंह, ठीक है, तो तेज सिंह को राजा बना देते हैं। भाई सामंत का बेटा था या इनका भाई लगता हुआ रिश्तेदार था, तो इसको आगे राजा बना देते हैं, पेरिस भेज देते हैं जय सिंह को। तो फिर जो देखिए अब बात आती है
प्रजामंडल की अपन बात कर लिए हैं। 1933 में अलवर में कांग्रेस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। 1933 में अलवर में कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। 1938 में प्रजामंडल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था इस कांग्रेस समिति को, ठीक है। 1933 में अलवर में कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। 1938 में इस कांग्रेस समिति को ही प्रजामंडल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ही होती है। इसका जो पंजीकरण किया जाता है प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम पर किया जाता है। इसके जो संस्थापक रहते हैं पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल शर्मा रहते हैं। ठीक है, दोनों शर्मा ब्रदर्स भी शर्मा बंधु हैं, पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल शर्मा, तो इसके संस्थापक रहते हैं। अब आगे बात करते हैं। हरिनारायण शर्मा ने अलग अलग और भी संगठन बनाए थे, ठीक है। हरिनारायण शर्मा की बात ध्यान रखना, तो हरिनारायण शर्मा ने अलग अलग और भी संगठन बनाए थे। एक तो वाल्मीकि संघ बनाया था, इंपॉर्टेंट है ये तो लिख लेना, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और एक छुआछूत संघ बनाया था जिसको अस्पृश्यता संघ भी बोल सकते हैं। मैं एक संगठन का नाम लिख रहा हूं, ठीक है, अस्पृश्यता संघ। देखिए इसको छुआछूत संघ भी बोल सकते हैं, छुआछूत संघ, ये दोनों एक ही संघ है, अस्पृश्यता या छुआछूत संघ। और एक जो इनका संगठन था आदिवासी संघ और एक जो संगठन था वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ सफाई कर्मचारियों के उद्धार के लिए बनाया गया था। आदिवासी संघ का आपको नाम देख के ही लग रहा होगा, आदिवासियों को उद्धार के लिए बनाया गया था, ठीक है। और जो ये एक अस्पृश्यता या छुआछूत संघ, भाई जो छुआछूत करते हैं इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा उसके लिए जो ये संघ बनाया गया था, ठीक है भाई। उनके भाई अच्छे के लिए कार्य करना, ठीक है भाई। इनके साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। जो भी भाई दलित लोग होंगे जो जिनको नीची जात मानते होंगे भाई, इनके खिलाफ छुआछूत वाली जो भावना नहीं रखी जाएगी। इसके जो सुधारों के लिए ये जो संघ बनाया गया हो, ठीक है, कब बनाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं 1938 में यहाँ पर स्कूलों में जो फीस बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो 1938 में जब स्कूलों में अलवर में फीस बढ़ा दी गई थी तो इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाते हैं और उत्तरदायी शासन की ये मांग करते हैं। देखिए एक ही कारण नहीं होता बड़ा आंदोलन करने का, अलग अलग जो छोटे छोटे कारण होते हैं, उन छोटे छोटे कारणों की जो धीरे धीरे मांग करते हैं, तब फिर जो आंदोलन बड़ा रूप ले लेते हैं। फिर अलग अलग कारण ये ज्यादा कारण हो जाते हैं तब, ठीक है। उत्तरदायी शासन की स्थापना अलग होती है, स्कूल की जो फीस बढ़ाना अलग होता है। लेकिन भाई धीरे धीरे जाकर फिर भाई जो मांग बढ़ती है लोगों की, अब यहाँ पर भाई कोई यानी एक प्रकार से आग उठाने के लिए तो कोई बात तो चाहिए ना, आग लगाने के लिए कोई बात तो चाहिए। तो भाई ये जो फीस बढ़ा दी गई इसका विरोध करते करते उत्तरदायी शासन की स्थापना यानी मांग करने लग जाते हैं ये लोग, ठीक है। अब बात आती है 1-2 जून 1946 की यानी 1941 की, ठीक है, 1941 की 1-2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1-2 जून 1941 को। देखिए ये जो फैक्ट है अब तक अपन बात कर लिए हैं। अलवर प्रजामंडल का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखिए हीरालाल शास्त्री की अपन बात करते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल के साथ करते हैं जयपुर में, ठीक है। मिर्जा इस्माइल उस समय जो जयपुर का जो प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री ने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बात कर ली थी, ठीक है। यहाँ की जो सरकार से भी बातचीत कर ली थी और ये जो इनकी मांगे जो थी, जो भी इनकी जो रिक्वायर्ड थी उनको पूरी करवा दी थी लगभग जो थी। तो अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था और जयपुर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था,
ठीक है। उधर जो जयपुर की तरफ से बात करते हो, आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर सकते हैं जो ये फैक्ट होते हैं जो, ठीक है। तो जयपुर और अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अब बात और आगे आती है, प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन 16-17 जनवरी 1944 को होता है, ठीक है। अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन 16-17 जनवरी 1944 को होता है, आप लिख लेना। ठीक है, देखिए 16-17 जनवरी 1944 को, देखिए मैं यहाँ पे जून लिखा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 16-17 जनवरी 1944 को अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। इसमें जो अध्यक्ष रहते हैं आप लिख लेना, भवानी शंकर शर्मा रहते हैं और उद्घाटन जुगल किशोर चतुर्वेदी करते हैं, जिनको राजस्थान का नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो अलवर प्रजामंडल में भी यानी इंटरफेयर कर रहे हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी, यहाँ पर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। और जो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं भवानी शंकर रहते हैं या भवानी शंकर शर्मा रहते हैं, और जो उद्घाटन करते हैं अधिवेशन का जुगल किशोर चतुर्वेदी करते हैं, ठीक है। देखिए ये बात हो चुकी है। 3 से 5 दिसंबर 1944 की बात आती है। राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक होती है, जिसका उद्देश्य प्रजामंडल के ये जो प्रजामंडलों के जो सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। जो अलग अलग जो प्रजामंडल बनाए जा रहे हैं उनमें आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। इस जो मीटिंग का जो मीटिंग हो रही है 3 से 5 दिसंबर 1944 को राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, ठीक है। ये देखिए जो ये अलग फैक्ट है एक प्रकार से, और आज जो प्रजामंडलों की बात कर रहे हैं, वैसे जो अलवर प्रजामंडल है लगभग कंप्लीट हो गया है। स्थापना देख लेना, संस्थापक देख लेना, और जो संस्थापकों में पंडित जो हरिनारायण जी के जो संगठन थे वो इम्पोर्टेंट है। इसका प्रथम अधिवेशन अगर कोई पूछे तो ठीक है, याद कर लेना 1944 में 16-17 जनवरी को होता है। ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अधिवेशन, अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो बात और आगे कोई फैक्ट बचता है तो देखिए अलवर प्रजामंडल से कोई रिलेटेड ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है या कोई बचा हुआ नहीं है। एक लिखना चाहो तो लिख लेना, 2 फरवरी 1946 ईस्वी को, ठीक है, 2 फरवरी 1946 ईस्वी को, यानी खेड़ा मंगल सिंह कोई गांव पड़ता है, अलवर में ही पड़ता होगा। खेड़ा मंगल सिंह गांव अलवर में पड़ता है। 2 फरवरी 1946 की बात है। यहाँ पर प्रजामंडल का एक सम्मेलन होता है, लेकिन सरकार ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इस सम्मेलन, ये जो सम्मेलन होने से पहले सम्मेलन के जो टेंट वेंट लगाए जा रहे थे उसी दौरान सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। फिर इसके जो खिलाफ है, इसके विरोध में 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो लास्ट वाला जो मैं बताया हूँ, लेकिन जो मेरे सामने था, मैंने खुद ने नोटिस किया, जो मैंने खुद ने पढ़ा, मैंने खुद ने जाना, तो मैं आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अलवर प्रजामंडल के यही आते हैं, स्थापना वाला सन, संस्थापकों के नाम, और कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पंडित हरिनारायण शर्मा का जो संघ है, अस्पृश्यता संघ, आदिवासी संघ, और एक जो वाल्मीकि संघ, ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट है। बात आती है करौली प्रजामंडल की, भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। देखिए करौली का राजा इस समय रहता है भीमपाल, ठीक है, ज्यादा वो नहीं है भाई, पूछे तो आप लिख लेना साइड में ब्रैकेट में। इस समय जो राजा था भीमपाल था। 1927 की बात है। देखिए स्थापना 1938 में होती है, 1927 की बात मैं पहले की बता रहा हूँ। कुंवर मदन सिंह जो दीवान का बेटा था, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक दीवान का बेटा था कुंवर मदन सिंह,
1927 में इसके जो लीडरशिप में, इसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो जाता है। इसका जो कारण की बात करते हैं तो बेगार के खिलाफ यानी आंदोलन किया जा रहा था। जंगली सूअरों को मारने की अनुमति लेने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था कि भाई जंगली सूअर यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, इनको मारने की हमें अनुमति दी जाए, इसलिए आंदोलन चलाया जा रहा था। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। ये कुछ यहाँ के कारण थे। ठीक है, देखिए इस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में फिर होती है। 1938 में जो प्रजामंडल की स्थापना होती है तो संस्थापकों में त्रिलोक चंद माथुर इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार त्रिलोक चंद माथुर के बारे में पूछा जाता है। और जो देखिए ज्यादातर प्रजामंडलों में से अगर संस्थापकों का नाम पूछा जाता है तो करौली प्रजामंडल का जो पूछा जाता है, करौली प्रजामंडल में भी जो संस्थापकों में से त्रिलोक चंद माथुर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, बात और आगे आती है चिरंजीलाल शर्मा, इसके संस्थापकों में से थे। ठीक है, कुंवर मदन सिंह, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह। देखिए जो चिरंजीलाल जो शर्मा थे ये चरखा संघ से भी जुड़े थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह से भी जुड़े थे। ठीक है, चिरंजीलाल जो शर्मा जो थे चरखा संघ और नमक सत्याग्रह से जुड़े थे। देखिए ये बात हो चुकी है करौली प्रजामंडल की। नवंबर 1946 में पड़ोसी जो राज्य थे, यहाँ के जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था पूरण सिंह। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो रहने देना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो करौली प्रजामंडल की स्थापना का सन, इसके संस्थापक ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी त्रिलोक चंद माथुर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करौली प्रजामंडल की एक बार वापस में बताऊं, 1938 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक रहते हैं इंपॉर्टेंट है त्रिलोक चंद माथुर, इनके साथ में और चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह भी रहते हैं संस्थापकों में से। एग्जाम का अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, करौली प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी देखिए और प्रजामंडलों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन करौली प्रजामंडल से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करौली प्रजामंडल का, जो संस्थापक पूछते हैं, संस्थापक में से भी त्रिलोक चंद्र माथुर को ज्यादा वेटेज दिया जाता है या त्रिलोक चंद्र माथुर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई और प्रजामंडल को याद नहीं करना है, और प्रजामंडल को भी पढ़ना है, लेकिन करौली प्रजामंडल का त्रिलोक चंद्र माथुर इंपॉर्टेंट 3 4 5 7 स्टार्ट लगा के याद रख लें। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बात आती है आगे और भाई, जो 1938 में अपन बात स्टार्टिंग में कहते कि जो प्रजामंडलों की स्थापना होती है उनको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अपना जो मेवाड़ प्रजामंडल है आज नहीं हो पाएगी, क्लास थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेवाड़ प्रजामंडल को अलग से यानी आज ही करूँ, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की बात अलग से करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक क्लास ठीक ठाक बन जाएगी मेवाड़ प्रजामंडल का। देखिए वैसे मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ने के बाद में अपने को शाहपुरा प्रजामंडल की बात करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा इतने कोई बड़े फैक्ट है नहीं, तो मैं शाहपुरा प्रजामंडल को भी अभी करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में होती है, 1938 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। देखिए 1938 में जब माणिक्यलाल वर्मा, देखिए थोड़ा सा मैं वापस में मेवाड़ जब पढ़ाऊंगा कंप्लीट करूंगा तब बता दूंगा। 1938 में जब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से अजमेर की तरफ जा रहे थे, तो इस दौरान माणिक्यलाल वर्मा की मुलाकात लादूराम व्यास और जो रमेश चंद्र ओझा से मुलाकात होती है। ठीक है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से अजमेर की तरफ जा रहे थे।
इस दुबे साइकिल से जा रहे थे भाई, साइकिल चलाते चलाते अब माणिक्यलाल वर्मा को दो लोग मिलते हैं, लादूराम व्यास जी और रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास कहते हैं माणिक्यलाल जी से, भाई माणिक्यलाल जी या वर्मा जी आप किधर जा रहे हो? तो कहते हैं यार मेवाड़ से आए हैं और अजमेर की तरफ जा रहे हैं। तो लादूराम व्यास और जो रमेश चंद्र ओझा माणिक्यलाल वर्मा से पूछते हैं और भाई आप क्या कर रहे हो इन दिनों में? तो यार प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं यार प्रजामंडल क्या होता है? तो यार माणिक्यलाल वर्मा ने कहा यार आप प्रजामंडल नहीं जानते, तो आपको भी स्थापना करनी चाहिए, तो बताओ क्या प्रोसेस है। तो फिर माणिक्यलाल वर्मा की समझाइश से या माणिक्यलाल वर्मा की राय देने से लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल के जो संस्थापक कौन रहते हैं? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा रहते हैं। देखिए ये थोड़ा सा नोट करने वाला जो पॉइंट है, जो फैक्ट है कि शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि किस रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो शाहपुरा में हुई थी। तो ये नोट डाल लेना या नोट कर लेना। शाहपुरा का राजा इस समय सुदर्शन देव है। प्रजामंडल के टाइम में, प्रजामंडल के समय शाहपुरा का राजा कौन था? तो सुदर्शन देव था। गोकुललाल असावा यहाँ का जो प्रधानमंत्री था। ठीक है, गोकुललाल असावा जो शाहपुरा का प्रधानमंत्री पीएम था। तो ये जो फैक्ट है ये बताया हूं आपको, ये अपन ने जाने हैं शाहपुरा प्रजामंडल की। अब जो 1938 में जो बची है जो एक रियासत जो मेवाड़, यहाँ का जो प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरी क्लास शायद अपनी तो मेवाड़ प्रजामंडल पर आधारित रहेगी और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में शायद अपने प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना। शाहपुरा प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा की राय से रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसकी स्थापना करते हैं। 1938 में शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। यहाँ के राजा इस समय सुदर्शन देव था और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा था। ठीक है, देखिए ये बात हुई है। देखिए एक बार मैं वापस शाहपुरा प्रजामंडल की बात बताऊं आपको। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। जो प्रजामंडल की स्थापना के समय जो शाहपुरा का जो राजा था सुदर्शन देव था और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था शाहपुरा का गोकुललाल असावा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो शाहपुरा में हुई थी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है शाहपुरा प्रजामंडल की सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे। थैंक यू।